Hello students and everyone, this is Brijesh Singh and now I am going to discuss with you the scope of total income of resident of the basis of residential status. So it is the continuation of the previous lecture. So now let's discuss with you the another remaining things of the regard related to the income scope of total income of on the basis of residential status. So then we moves to another important things. So now I'm going to discuss with you the income deemed to occur or arise in India. तो ये आपको देखना है कि it comes under the section 9. So income from a business or connection means the form of branch office or project office agent etc. in India will be deemed to be occur or arise in India. तो ये माना जाता है कोई भी इनकम जो है वो अगर कोई बिजनेस कनेक्शन है किसी इनकम का, जैसे कि आपके ब्रांच है, पोस्ट ऑफ मेजर ब्रांच है और या प्रोजेक्ट ब्रांच है या कोई एजेंसी है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और वहाँ पर जो टर्म है फिर एक्सेप्शन ऑफ इंडिया जो है दैट मीन्स अराइज इन इंडिया, अकर और अराइज इन इंडिया की बात हो रही है। तो इनकम विल बी डीम्ड टू बी अकर और अराइज, एक्सेप्शन है इसके कुछ, लाइक फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन दैट विल बी डीम्ड टू अकर और अराइज इन इंडिया ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूएबल तो द ऑपरेशन ऑफ इंडिया है ना। तो कोई भी ऐसी इनकम जो डीम्ड और अकर्स होती है इंडिया में एंड बट एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूएबल की बात हो रही है, तो ऑपरेशन इन इंडिया अगर कोई बिजनेस कर रहा है और एक्टिविटीज है, से 10% वेटेज इज गिवन टू वर्क इन इंडिया, देन ओनली 10% ऑफ द प्रॉफिट वुड बी डीम्ड टू बी अकर और अराइज इन इंडिया। ठीक है, अगर हम जो वर्क है किसी का अगर पार्टली है यहाँ पर, जैसे कि 10% अगर कोई वर्क हो रहा है किसी कंपनी का और वो 10% ही उसकी जो वेटेज है अकर और अराइज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स बाय एन आर ऑफ द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट दैट विल बी डीम्ड टू बी द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया and collection of news and views by a news channel or news agency etc. in India will not be deemed to be a business connection in India. ठीक है, इनको deemed to be business connection नहीं माना जाता है। And another thing is shooting of films in India provided if maker is individual, he should be neither an Indian citizen nor a resident in India. So if maker is a firm AOP, then none of its member and partners should be Indian citizen or Indian resident. If the maker is company, then one of its shareholders should be Indian citizen or Indian resident. तो अगर उसको मांगते हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा कि जो मेकर है अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, तो रेजिडेंट इंडिया नहीं है, तो he should be neither be an Indian citizen or nor be an Indian resident. तो है ना, तो अगर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो शूटिंग ऑफ फिल्म इन द प्रोवाइडेड इंडियन प्रोवाइडेड, तो ये देखना पड़ेगा एओपी है, फर्म है, या फिर वो कोई अनदर कंपनी है या कुछ है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्सेज ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। कोई भी जो इनकम है वो आपकी प्रॉपर्टी से या असेट से या कोई भी अन्य सोर्सेज है जो इंडिया में सिचुएटेड है, वो भी इनकम आपकी जो है अराइज और इंडिया मानी जाती है। और इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, कोई भी इनकम जो ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट्स हो रही है तो इंडिया में, उसको माना जाएगा। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अगर हेड ऑफ सैलरी के अंडर में कोई भी इनकम है, इफ इट इज पेएबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, तो कोई भी सर्विसेज अगर आप इंडिया में दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको सैलरी मिल रही है, तो आपकी जो मानी जाएगी इनकम ड्यू टू बी करोड़ राइज इन इंडिया माना जाएगा। एंड सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई पर्सन है तो क्या उसको माना जाएगा, तो इंटरेस्ट पेएबल बाय गवर्नमेंट resident except where the interest is payable in respect of the borrowing used in business and profession outside India or for earning any income from outside India. Non-resident if interest is payable is respect of borrowing used for the business and profession. ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करें रेजिडेंट की, एक्सेप्ट वेयर द इंटरेस्ट इज पेएबल, ठीक है, एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ बोरोइंग यूज बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया फॉर अर्निंग एंड एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, अगर हम जाए non-resident if interest is payable in respect of borrowing used for the business or profession in India. रॉयल्टी की अगर हम बात करें, रॉयल्टी पेबल बाई गवर्नमेंट के द्वारा कोई रॉयल्टी दी जा रही है, एंड रेजिडेंट है कोई, इफ इट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी राइट्स इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी एंड यूज फॉर पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी फॉर्म
income and any source outside India, so that would be resident के लिए. Non-resident है अगर कोई, तो ये royalty is payable in respect of any rights, improvement, property used for the purpose of business or profession in India and earning any income and from any source in India. Fee for technical services अगर कोई है, government है तो ठीक है, resident है अगर where services utilized for business and profession carried out and outside India or earning any income from any source of outside India. Non-resident है अगर तो fee is payable in respect of the services for the business or profession carried in India, earning from the income from any source of India, etc. So let's take some problems. Example से आपके ये देख रहे हैं यहाँ पर. Example है from the following details calculate the total income of Mr. Dayal if it is OR, ordinary resident, NOR, non-ordinary resident या NR यानी कि नॉन रेजिडेंट. ठीक है, नॉट रेजिडेंट. तो फर्स्ट है इसका डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ₹1 लाख उसने इनकम है उसकी. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ₹1,50,000 रिसीव इन इंडिया. तो ऊपर का जो डिविडेंड है, डिविडेंड कहा है उसने फ्रॉम इंडियन कंपनी रुपीज दिस, रिसीव्ड के बारे में कुछ नहीं कहा है. ठीक है. दूसरा है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ₹1,50,000 रिसीव्ड इन इंडिया, ये इंडिया में रिसीव्ड हुआ है. तो अब देख रहे हैं कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, लेकिन हमने तीनों में कहीं पर भी इसको नहीं दिखाया है. डैश 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 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉल्यूशन है इसका. लेकिन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी जो 1,50,000 है उसको हमने दिखाया है, तीनों में टैक्सेबल है, चाहे वो ओवर हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या एनओआर हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट हो या फिर एनआर हो, नॉट रेजिडेंट हो. तो तीनों कंडीशन में वो टैक्सेबल होता है, रिसीव इन इंडिया. दूसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन केन्या बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. कोई इनकम उसको वही है जो केन्या में उसका बिजनेस है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है. तो अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो हम बात जो आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस है, कंपनी है, तो अगर उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की हम बात करें तो इंडिया में है, तो यानी कि वो टैक्सेबल होगी. तो तीनों कंडीशन में, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो या नॉट रेजिडेंट हो, तो तीनों कंडीशन में ही वो आपका जो है इनकम टैक्सेबल होती है. फिर है इनकम अकर्ड इन स्विट्जरलैंड ₹2,50,000 एंड 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है. आप देख रहे हैं कि जो इनकम है वो 2,50,000 है, लेकिन 2/5 जो है उसका 2/5 जो भाग है वो इंडिया में रिसीव हुआ है. तो इनकम अकर्ड इन स्विट्जरलैंड, तो 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि 2/5 कितना हुआ इसका 2/5, यानी कि 1 लाख. ठीक है. तो जितना इंडिया में रिसीव्ड हुआ है वो आपका कितना है, वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये टैक्सेबल होगा. लेकिन जो बाकी जो बचा आपका 2/5 जो बचा, 3/5 जो बचा वो है 1.5 लाख रुपए. तो 1.5 लाख रुपए जो होगा वो आपका केवल जो अगर ओआर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके लिए माना जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस है ना, इनकम उसको मिली है बाहर से, लेकिन वो इंडियन है ना. इस कंडीशन में उसको जो है ओआर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी. एनओआर है तो उसको टैक्सेबल नहीं होगी, और एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, तो टैक्सेबल नहीं होगी. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया बट कंट्रोल फ्रॉम द बांग्लादेश. तो ये आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया में बिजनेस है, कंट्रोल कहाँ हो रहा है, इसका बांग्लादेश से कंट्रोल हो रहा है, यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इसका पीओएम वो यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है. तो इसलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया बट कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, तो ₹5 लाख, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो, तो उसके लिए तो उसकी इनकम है, तो इनकम कहीं से भी हो तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इनकम मानी जाएगी. लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो है नहीं मानी जाएगी, और नॉट रेजिडेंट के लिए भी इनकम नहीं मानी जाएगी. तो उस कंडीशन में जो है आपकी इनकम नहीं बनी. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिसकी इनकम 11 लाख रुपए बनी इसके हिसाब से. एनओआर में अगर आप जाएं तो 4,50,000 रुपए, और एनआर में अगर आप जाने केवल तो 2,50,000 रुपए इनकम बनती है. तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप इनमें सॉल्व करेंगे. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड जो है टोटल इनकम आप देख रहे हैं नीचे हमने क्या करा, टोटल इनकम. तो हमने जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो यही है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. ठीक है. तो ये जो अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी इनकम को हम यहाँ देख रहे हैं. चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं. ये आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम है. एग्जांपल, मिस्टर सुनील अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20, यानी कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट 2020 होगा, 2021. तो और इसमें लिखा है इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी ₹1 लाख, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूके ₹2 लाख, इनकम फ्रॉम कंपनीज
in USA and received in India 1 lakh. Income from agriculture in USA and received in India 10,000. Income from employment in Japan received others received there rupees 20,000 है ना, और पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट बॉट इन टू इंडिया 50,000. तो कैलकुलेट GTI ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील for the assessment year 2020-21 if he is resident, non ordinary resident और नॉन रेजिडेंट. अगर तीनों कंडीशन है आपको बताना है तो ये कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील आपको लिखेंगे और एक एक पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी. इंटरेस्ट आपको मिला है इंडियन कंपनी से लेकिन रिसीव्ड इन जर्मनी, जर्मनी में आपको मिला है. तो ये मिले कहीं पर भी लेकिन किससे मिला है, इंडियन कंपनी से मिला है और वो चाहे OR हो यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या NOR हो या NR हो, तीनों कंडीशन है वो टैक्सेबल माना जाएगा. दूसरा है पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर. फॉर्मर एम्प्लॉयर है वो यूके में जो रिसीव हो रहा है उसको इन इंडिया रिसीव्ड इन यूके. अब वो यूके में जाके बस गया तो वहाँ वो रहता है, तो जब वो कहीं पर भी रहेगा लेकिन अगर वो इंडिया से कोई भी पेंशन उसको मिल गया वो इंडियन है तो उसको जो इनकम है वो चाहे वो OR हो या NOR हो या NR हो, तीनों कंडीशन में वो इनकम जो है आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी. तीसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम कंपनीज इन USA है ना, और रिसीव्ड इन इंडिया. USA की इनकम हुई है उस USA की कंपनी से और रिसीव कहाँ हुई है उसको इंडिया में हुई है. तो इनकम फ्रॉम कंपनी इन USA एंड रिसीव्ड इन इंडिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तीनों कंडीशन में आपकी जो है टैक्सेबल मानी जाएगी. अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन USA रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है. USA में एग्रीकल्चर इनकम हुई है आपकी, USA में कोई जमीन या कुछ होगा उसको जमीन हो गया तो उसको 10,000 रुपीज मिला है, लेकिन कहाँ मिला उसको इंडिया में. तो बाई चेक कहीं से भी आ गया हो तो पेमेंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन USA रिसीव्ड इन इंडिया 10,000 10,000. तो एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडियन है तो वो एग्जम्प्टेड होगी, लेकिन वो आउटसाइड है तो वो टैक्सेबल मानी जाती है. तो तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगी. अब इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन जापान रिसीव्ड देयर, ठीक है. तो जापान में उसको 20,000 रुपीज मिले हैं एम्प्लॉयमेंट के, और तो इसलिए जब वो OR होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो माना जाएगा, लेकिन अगर NOR है तो नहीं माना जाएगा और NR है तो भी नहीं माना जाएगा. अनटैक्स्ड प्रॉफिट है जो इंडिया का है ना, बॉट टू इंडिया ले आया था वो कहीं और से तो इंडिया में लाए हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अनटैक्स्ड है. तो कोई भी प्रॉफिट उसका पिछले साल का है वो उसको लेके आएगा रिफॉर्म किया. तो टोटल इनकम जो है तीनों कंडीशन में आपकी अलग अलग हो जाती है. तो 4,30,000, 10,00,000, 4,10,000 और 4,10,000 रुपये. तो तीनों कंडीशन इस टाइप से जो कैलकुलेशन है हमारी उन कंडीशंस में हम इनको देखते हैं. और ये कैलकुलेशन जो है आपकी टोटल इनकम की, तो ये है आपका टोटल एग्जम्पशन कंडीशन. इसके अलावा जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ये एक और क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल डिटेल ऑफ इनकम्स ऑफ मिस्टर दयाल फाइनेंशियल ईयर 1920. ये तो सारी इनकम आपको मैंने अलग अलग दी है और इनकी जो असेसमेंट है इसको बना के आपको मुझे जो है सेंड करना है. तो जिस दिन आपको ये वीडियो आप देखेंगे तो उस समय जो है आप इस लेक्चर के बेस पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है. ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा ध्यान से और उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इसका है. तो इसके आधार पे आप बनाएंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग. तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. सो stay home and healthy. Thank you all of them.